इकोनॉमिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो वो है आपका इरिगेशन मेथड, वीड मैनेजमेंट, सोइंग मेथड। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आते हैं और लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोलूँ कि इरिगेशन मेथड्स आपके क्या क्या हैं, तो आपको याद होनी चाहिए कि इरिगेशन मेथड जो है मोस्टली इसको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप में। फर्स्ट आपका सरफेस इरिगेशन, सेकंड है सब सरफेस इरिगेशन, थर्ड है आपका प्रेशराइज इरिगेशन। तो आपको नेम से पता चल रहा है प्रेशराइज, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम प्रेशर के साथ इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि बताओ ऐसा कौन सा इरिगेशन सिस्टम है जिसमें आप प्रेशर यूज़ करते हो, तो बोलेंगे सर हम ना जब ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम प्रेशर के साथ पानी को रिलीज करते हैं फील्ड में। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रेशराइज इरिगेशन। सेकेंड आपका आता है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस में क्या होता है, जैसे कि ये आपकी सॉइल है, इसमें आपने कल्टीवेट कर रखा है क्रॉप को। ठीक है, होता क्या है इसमें कि हम जो पानी प्रोवाइड करेंगे ना, जो इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे वो हम मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि पानी आपका सॉइल के नीचे रिलीज करे और फर्दर प्लांट की रूट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो अब खुद सोचिए, आप अपने फील्ड में सॉइल के नीचे पानी अब डाल रहे हो, सॉइल के ऊपर नहीं डाल रहे हो, तो इससे कुछ आपके बेनिफिट तो हैं, जैसे कि आपके जो पानी लॉसेस हैं वो नहीं हो पाएंगे। दूसरी जो इवोपरेशन से पानी लॉस हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पानी को फ्रीक्वेंट मॉइस्चर मिलता रहेगा, लेकिन लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा है। एक आपकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगी। साथ में आप सोचिए, क्योंकि आपने जो सिस्टम बनाया है वो सॉइल के अंदर बनाया है, मिट्टी के अंदर बनाई है, तो अगर एक ब्लॉकेज आ गया तो आपको पूरी की पूरी सॉइल यहाँ पे खोदनी पड़ जाएगी, है ना। दैट मीन्स कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है सरफेस इरिगेशन, जो कि सबसे ओल्डेस्ट और सबसे कॉमन मेथड है फार्मर्स के लिए। वो करते क्या है, जैसे ये आपका फील्ड है ना, जो सबसे चिपेस्ट मेथड भी बोल सकते हो। वो क्या करेंगे, फील्ड में, पूरे फील्ड में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पानी अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव करते रहती है। दिस इज नोन एज सरफेस इरिगेशन, जो कि ओल्डेस्ट मेथड भी है और सबसे कॉमन मेथड भी है। ठीक है, आते हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक एक मेथड्स को। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपकी इरिगेशन मेथड मोस्टली सरफेस है, सब सरफेस है, और जो प्रेसाइज के अंदर मैं बात कर रहा था ड्रिप और स्प्रिंकलर हो गए। ठीक है, इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है। सरफेस में देखेंगे तो आपका फ्लडिंग है, चेक बेसिन है, आपका बॉर्डर है, फरो है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, डायग्राम को काफ़ी सिस्टमेटिक वे में बताया गया है। हम लोग वन बाय वन मेथड को डिस्कस करते हैं, है ना। पीपीटी ये आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक, नो मैं बात करूं सरफेस इरिगेशन की, तो मैं आपको बताया कि सबसे ओल्डेस्ट और सबसे चिपेस्ट मेथड में से एक है ये आपका, है ना। यहाँ पे वाटर मूव करती है अपने ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। जैसे सोचिए ना, जैसे सपोज ये आपकी फील्ड है जहाँ पे आपने कल्टीवेशन कर रखा है। अब आप खुद के दिमाग से बताओ, ये आपने यहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक, अब क्या पानी, अगर ये आप ऐसा फील्ड तैयार किए हो जिसमें जो स्लोप है वो इक्वली है, अगर ये स्लोप इक्वल होगा तो पानी यहाँ से क्या यहाँ मूव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बट आपने इसी फील्ड को इस तरह से तैयार किया कि ये वाला पोर्शन जहाँ से आप पानी डाल रहे हो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, और ये स्लोप जो है थोड़ी आपकी नीचे की तरफ है। अरे जैसे आपके वॉशरूम जो होता है ना, आप देखे होंगे कि आप यहाँ पानी डालते हो, वो पानी जो है वो धीरे धीरे चली जाती है, जहाँ से वो रिच आउट करती है, बाहर निकल जाती है। तो आप क्या करते हो, हम स्लोप कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो आपकी पानी जो है वो चली जाए। तो इसी तरीके से हम जो फील्ड होती है ना, वहाँ पे स्लोप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि जैसे पानी हम यहाँ पे डालेंगे तो पानी आपकी फील्ड में ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव कर जाए। ठीक है, तो यही हम प्रोसेस, यही आप प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं फ्लो इरिगेशन में, बॉर्डर स्ट्रिप में और बेसिन इरिगेशन में, है ना। बॉर्डर स्ट्रिप को आप बोल सकते हो बेसिन इरिगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन बहुत सिंपल सा है, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाला, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि फ्लड इरिगेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा फ्लड इरिगेशन के लिए कि आप अगर फ्लड इरिगेशन के बारे में सोच रहे हो तो पहले आप जान लीजिए कि आपकी मिट्टी किस टाइप की होनी चाहिए। आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इनफिल्ट्रेशन करने का सेंस ये हुआ कि जो पानी का अंदर की तरफ रिच आउट करना। दैट मीन्स कि सपोज ये सॉइल है आपकी, आपने पानी डाला और पानी जो है वो अंदर की तरफ रिच कर रही है, सॉइल के अंदर रिच कर रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन
है ना, या फिर पानी का जो एंट्री होता है सॉइल के अंदर उसको हम बोलते हैं क्या, इनफिल्ट्रेशन। तो आपको ऐसी सॉइल चूज नहीं करनी है जिसमें इनफिल्ट्रेशन रेट काफ़ी हाई हो। जैसे कि आपने जानते होंगे सैंडी सॉइल के बारे में, उसमें क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जैसे पानी डालेंगे पानी तुरंत आपकी एब्जॉर्ब कर जाएगी। अरे आप देखे होंगे ना बालू में क्या होता है, पानी जैसे डालते हो पानी नीचे की तरफ एब्जॉर्ब कर जाती है। तो ऐसे सॉइल में हम ये मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेथड को यूज़ हम ऐसे सॉइल में करेंगे जैसे कि आपका क्ले सॉइल हो गया, यहाँ पे पानी आपकी जो अंदर की तरफ रीच होती है बहुत ही कम करती है, तो उसमें आप कर सकते हो। और ऐसा सॉइल जिसमें जो इनफिल्ट्रेशन रेट है या तो काफ़ी कम हो या तो मॉडरेट हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में फ्लड इरीगेशन आप सोच रहे हो तो इसमें जो स्लोप होती है ना वो 2 से 3% के आसपास स्लोप की होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड में सपोज यहाँ से आप डाल रहे हो पानी को, तो फिर हम पानी जो है वो पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। इसमें हम कोई कंट्रोल नहीं करते, मतलब फील्ड में पानी आपने छोड़ दिया, पानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पूरे फील्ड में फैल गया, ठीक है। आपने देखा कि हाँ पानी सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फिर आपने मोटर बंद कर दी। तो ये होता है आपका फ्लड इरिगेशन, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसी में आता है आपका बॉर्डर इरिगेशन। अरे बॉर्डर इरिगेशन कुछ भी नहीं है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका फील्ड था, हम फ्लड इरिगेशन में क्या कर रहे थे, पानी को पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कोई गाइडेंस नहीं थी हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बॉर्डर बना देंगे, लाइक फील्ड में हमने यहाँ बॉर्डर बना दिया, यहाँ बॉर्डर बना दिया। तो अब क्या होगा, जैसे पानी इसमें आएगी, पानी यहाँ पे इस वाले फील्ड में जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, पानी इसमें भरेगा, ठीक है। हमने देख लिया कि हाँ पानी इसमें अच्छे से भर चुका है, फिर हम लोग अनदर में मूव कर देंगे, है ना। तो हमने क्या किया, उसको गाइड किया कि हाँ ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फिर इसको इसमें डाल दीजिए, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इसमें डाल दीजिए। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे करा क्या कि हमने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर इरीगेशन, ठीक है। और ये भी आपको मैं बताया कि मॉडरेटली जहाँ पे हाई इन्फिल्ट्रेशन होती है वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पे लो होता है या फिर मॉडरेट होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप सोचें ना कि यहाँ पे ऐसा हो जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर तुरंत रीच आउट कर जाती हो यहाँ पे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। और जब भी आप बॉर्डर इरिगेशन यूज़ करेंगे ना, तो जो आपके क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होते हैं, लाइक आपका वीट हो गया, बारले हो गया, फोडर क्रॉप्स हो गया, है ना, लेग्यूम्स हो गए, नॉन लेग्यूम्स क्रॉप हो गए, तो ऐसे में हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांटेज तो पता ही है कि इसमें आपको सिंपल फार्म इम्प्लीमेंट आराम से यूज़ कर सकते हो। साथ में यहाँ पे जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होगी। साथ में पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे फील्ड में अच्छे तरीके से हो पाएगा। दैट मीन्स कि जो वाटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, है ना। और अब मैं बात करूं कि इसकी लेंथ और विथ कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये वेरी करता है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिप की बात करूं, जैसे कि देखिए ये आपका फील्ड है, आपने यहाँ पे बॉर्डर बनाया, ठीक। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम इसको स्ट्रिप भी तो बोल सकते हैं ना, ये आपका ये एक स्ट्रिप हो गया, ये दूसरा स्ट्रिप हो गया। तो ये आप स्ट्रिप का जो विथ होती है ना, जो आप चौड़ाई होती है, वो आपका ये वाला वो 3 से 15 मीटर के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी जो लेंथ होती है बॉर्डर की वो डिपेंड करता है आपके फील्ड के ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर इस टेबल में देखिए स्लोप अगर 0.25 से 0.60 हुआ और आपकी जो सॉइल है वो सैंडी है या फिर सैंडी लोम सॉइल है, तो जो बॉर्डर का लेंथ रखेंगे वो 60 to 120 मीटर रखेंगे, ठीक है। और अगर अगर वो आपका स्लोप 0.20 से 0.40 हुआ, मिट्टी आपकी मीडियम और लोम सॉइल है, तो हम जो लेंथ रखेंगे बॉर्डर का वो 100 to 180 रखेंगे। और अगर आपकी स्लोप 0.05 से लेकर 0.20 है और मिट्टी आपकी क्ले लोम या फिर क्ले सॉइल है, तो हम लोग जो बॉर्डर का लेंथ रखेंगे वो 150 से 300 मीटर रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जो मैं बोल रहा था ना कि बॉर्डर स्ट्रिप, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ये वही सेम टू सेम कंसेप्ट है बॉर्डर स्ट्रिप। यहाँ पे क्या करेंगे, ये फील्ड है आपकी, हम इसको अलग अलग स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बन गया स्ट्रिप 1 2 3 4 5 6, हमने उसी फील्ड को स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। और इसमें जो स्लोप होती है वो आपका 0.5 से 1% के आसपास होती है,
ठीक है, समझ गए। तो स्लोप आप याद रखिएगा कि बॉर्डर स्ट्रिप में कितना स्लोप था, फ्लडिंग इरिगेशन में कितना स्लोप था। अगर मैं यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे सर इसको तो आप बताए नहीं, यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ना फ्लड इरिगेशन, ये आपका नहीं बॉर्डर इरिगेशन के लिए स्लोप चाहिए वो 0.05 से लेके 0.60, ठीक है, इतना स्लोप इसको रिक्वायरमेंट होती है। नो, आगे बात करते हैं हम लोग चेक बेसिन, है ना। अब चेक बेसिन जो है आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कंटूर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, ठीक। अब देखते हैं चेक बेसिन क्या होता है। सिंपल सी बात है, चेक बेसिन अगर मैं बोलने की बताने की कोशिश करूं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सपोज ये आपका फील्ड है ना, बिल्कुल ये आपका बॉर्डर इरिगेशन की तरह ही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। या हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है, पानी इसमें हम डाल देंगे, पानी पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, होने के बाद क्या होगा कि इसको कुछ समय तक छोड़ देंगे, पानी फिर फर्दर ये अंदर की तरफ इन्फिल्ट्रेट होती रहेगी, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेक बेसिन मेथड, जो कि सबसे कॉमन मेथड है ना। हम यहाँ पे फील्ड को नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर देते हैं ना। इसको आप ऐसे बनाइए या फिर इस चीज़ को सब आप डिवाइड कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने 4 स्ट्रिप बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेक बेसिन, है ना। ये एक बेसिन हो गया, ये दूसरा बेसिन हो गया, तीसरा बेसिन हो गया, चौथा बेसिन हो गया। अब इससे पानी भर जाएगा, ठीक है, पानी नीचे की तरफ रीच आउट करेगा, है ना। यही हो गया हमारा चेक बेसिन, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ बोलता है क्या, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जो साइज़ होती है बेसिन का वो वेरीज करता है आपका 10 मीटर स्क्वायर से 25 मीटर स्क्वायर। ये डिपेंड करता है आपके सॉइल टाइप के ऊपर, टोपोग्राफी के ऊपर, स्ट्रीम साइज के ऊपर, और आप कौन सी क्रॉप को लगा रहे हो, ठीक है। अब इनकी अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो सिंपल सी बात है, आपकी मैंने बताया कि जहाँ बेसिन आ गया या फिर फ्लडिंग आ गया या फिर स्ट्रिप आ गया, तो वहाँ पे हमको ऐसी सॉइल यूज़ नहीं करनी है जिसमें आपका इनफिल्ट्रेशन रेट काफ़ी हाई हो। तो लो रहेगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनके एडवांटेज की, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर इनके एडवांटेज क्या है, अब मान के चलिए आपकी जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो सॉल्ट को ये रिमूव करने में हेल्प करता है, लीचिंग करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा, लाइक आपने ये आपका फील्ड था, आपने यहाँ पे क्या किया, बना दिया बेसिन, ठीक है, पानी इसमें आप भर दिए, पानी इसमें भर दोगे। अब आपके सॉइल के ऊपर क्या है, सॉल्ट जमा है, तो अब क्या होगा, जैसे पानी इसके ऊपर भरा पड़ा है ना, अब पानी नीचे नीचे की तरफ रीच करेगा, है ना, इन्फिल्ट्रेट करेगा, तो साथ में जो सॉल्ट है ना उसको भी लेके वो नीचे चला जाएगा, तो आपके सॉल्ट सारे नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और प्लांट आपका फिर ऊपर रहेगा। तो सॉल्ट को रिमूव करने में ऐसे ही हेल्प करता है। और इसमें जो आपको स्लोप होनी चाहिए वो 3% होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें स्लोप कितना होना चाहिए, 3% होनी चाहिए, ठीक है। 9, अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे, जो है आपका रिंग बेसिन, ठीक है। लिमिटेशन सिंपल सा है फ्रेंड्स कि आपका ज़्यादा एरिया ये ऑक्युपाइड करेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट वगैरह को चलाने में दिक्कत होंगे, है ना, लेबर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ये उतना सूटेबल नहीं है, सेंसिटिव, जो मतलब अगर ऐसे क्रॉप लगा दिए जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है पानी से, ठीक है, तो ऐसे क्रॉप में क्या हो जाएंगे, आपके डिजीज़ हो जाएंगे, है ना, वाटर क्रॉप लॉगिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो अगला आता है आपका रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड में हम लोग कुछ नहीं करते, ये आपका मोस्टली हॉर्टिकल्चर क्रॉप में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रॉप लगा हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रिंग बना देंगे, ठीक। और याद रखिएगा जब रिंग बनाएंगे ना तो यहाँ पे हम मिट्टी को छोड़ देते हैं, इसके चारों तरफ हम ऐसे गोला सा रिंग बना देते हैं, यहाँ पे पानी इसमें डाल देंगे। आप मिट्टी यहाँ की देखिए, अगर आप प्लांट का जो एरिया है ना, यहाँ पे अगर आप पानी को मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे तो होता क्या है कि इसमें फिर आपके डिजीजेज आप आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ये पानी के कांटेक्ट में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग मिट्टी को छोड़ देते हैं, चारों तरफ हम लोग रिंग बना देंगे, इसमें फर्दर फिर पानी को हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका रिंग बेसिन मेथड। मोस्टली ट्रीज हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गया, इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपके स्लोप चाहिए वो 0.2 से आपका 0.5% चाहिए, है ना। वही चीज़ यहाँ भी हो गया कि जो हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट हो वहाँ पे हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। 9, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंपल सा है कि यहाँ पे आपका ये वाइड स्पेस रो क्रॉप जैसे कि वेजिटेबल वगैरह में हो गया, इसमें काफ़ी अच्छा ये काम करता है। सोरगम, मेज, शुगर केन, ठीक है, सुटेबल होता है
हर एक टाइप के सॉइल में एक्सेप्ट सैंडी सॉइल में, क्योंकि इसकी इनफिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, साथ में अगर बात करूं कि यहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होंगे, है ना। चेक बेसिन से के कंपेरिजन में पानी की यहाँ पे लॉसेस भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड को डिचेस में डिवाइड कर देते हो, बना देते हो। ठीक है, नो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ अगेन फरो इरिगेशन की क्लासिफिकेशन है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उसी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर बोलो कि ऑल फरो, दैट मीन्स कि ये फील्ड है आपका, इस फील्ड में जितने रीजन फरो बने हुए आपने हर एक फरो में पानी डाली, है ना। दैट मीन्स कि आपने हर एक फरो को पानी दिया, तो उसको बोलते हैं ऑल फरो। ठीक है, आपने हर एक फरो में पानी डाला है। ठीक है, पता है ना भाई, ये रीज होता है, ये फरो होता है, रीज होता है, फरो होता है ना। तो आपने हर एक फरो में पानी डाली है, तो वो हो गया आपका ऑल फरो। दूसरा आपका आता है अल्टरनेट फरो। अल्टरनेट में हम क्या करेंगे, ओड इवन यूज़ करेंगे, है ना, ओड और इवन यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि ये आपका फील्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक बार हम पानी डालेंगे ओड वाले में, जैसे इसमें डालेंगे एक बार इसमें डालेंगे, एक बार इसमें डालेंगे। ठीक है, ओड हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम पानी डालेंगे तो इवन में डालेंगे, जैसे 2 में डाल दिए, फिर 4 में डालेंगे, फिर 6 में डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार ओड नंबर फॉलो करेंगे, फिर सेकेंड टाइम हम लोग इवन नंबर फॉलो करेंगे, तो ये हो गया आपका अल्टरनेट। ठीक है, स्किप मतलब क्या हुआ कि आपने इसमें पानी डाली, इसको छोड़ दिया, फिर इसमें डाला, फिर इसमें छोड़ दिया, तो हम लोग एक एक को स्किप कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ की जो मॉइस्चर होगी इसका यूज़ करके ये वाला फिर आपका ग्रो, मतलब ये भी आपका मेंटेन में रहेगा। उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है। हाँ, और ये कहाँ किया जाता है, जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सर्ज इरिगेशन। तो सर्ज इरिगेशन थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है ना। अगर मैं बोलूँ कि ड्रिप इरिगेशन के बाद सबसे अच्छा एफिशिएंसी कौन से मेथड का होता है, तो वो आपका आता है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, लाइक ये आपका फील्ड है ना, ये आपका बने हुए हैं फरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल रहे थे पानी। अब क्या होगा, हम लोग जैसे इसमें इस आप फरो में पानी छोड़ दिया, पानी यहाँ तक आया, आपने मोटर बंद कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये पानी थोड़ा सा ये आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर हम मोटर ऑन करेंगे, फिर पानी, क्योंकि यहाँ पे तो पानी अब टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि पानी ऑलरेडी यहाँ पे मिट्टी गीली हो चुकी है, तो पानी फिर स्पीड में यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, फिर मोटर बंद कर देंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर पानी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इस हम क्या एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं, मतलब पानी को यहाँ जैसे पहुँच रहा है, पानी बंद, मोटर बंद कर दे रहे हैं, फिर रिमेनिंग पानी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई वो पानी आगे मूव कर जाएगी, फिर हम लोग मोटर ऑन करेंगे, फिर पानी यहाँ आएगी, फिर मोटर बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरह से करके इसकी एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हो। एक्चुअली आप ये चीज़ थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा सा हमको इसको हम यूज़ नहीं करते कि मोटर बंद करो, ऑन करो, बंद करो, ऑन करो, थोड़ा सा मतलब ये हैक्टिक लगता है। और अगर खुद सोचिए ना कि अगर हम बॉर्डर इरिगेशन जब कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं, पानी अगर यहाँ पे पूरा भर गया, फिर क्या करते हैं हम लोग इसमें मूव करते हैं, तो तब तक पता चला कि पानी यहाँ इतना ओवरफ्लो हो गया कि ये पानी बाहर की तरफ निकल रही है, तो वाटर की लॉसेस तो हो गई ना। तो इससे बचाने के लिए हम लोग ये मेथड को यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, देख पा रहे हो ना कि सर्ज इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 85 से 90%, लेकिन जो कि आपका ड्रिप इरिगेशन है उसका 90 to 95% होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये मेथड भी आपका काफ़ी अच्छा होता है, और इसको हम लोग ऑन ऑफ मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नो, अब देखिए कोरुगेशन मेथड क्या होता है। कोरुगेशन में हम लोग स्मॉल और सेलो फ्रो बनाते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, कई बार आप देखे होंगे कि जब आप उसकी इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार वो फरो बन जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरुगेशन मेथड। ये स्मॉल होता है, सेलो होता है, और ये आपके हर एक क्रॉप के लिए जिसमें आपका प्लांट डिस्टेंस काफ़ी कम है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, उसमें ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था सब सरफेस इरिगेशन, जहाँ पे हम पानी को अंडरग्राउंड हम प्रोवाइड करते हैं, फिर वो प्लांट की रूट उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें आपका जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफ़ी अच्छा देना पड़ेगा। अगर हल्का सा भी उसमें ब्लॉकेज हुआ तो आपको पूरी की पूरी मिट्टी उखाड़नी पड़ जाएगी, तो इसलिए इसको हम लोग अपने प्रैक्टिसेस में नहीं लेते। इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो हम लोग प्रेशर के साथ पानी को पूरे फील्ड में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
है ना। अब देखिए ये सारे जो है वो आपके पार्ट ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसे पंपिंग यूनिट हो गया, डिबेरीज रिमूवल इक्विपमेंट हो गया, है ना, प्रेशर गॉज हो गया, पाइपलाइन हो गया, कपलर्स हो गया, रेजर्स हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, है ना, ये सारे वॉल्व वगैरह हो गया। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये फील्ड है आपका, ठीक है। अब ये फील्ड होने के बाद यहाँ पे क्या, ये पूरे फील्ड में क्रॉप लगे पड़े हैं, ठीक है, लगे हैं ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि बीच में हम लोग लगा देते हैं आपका स्प्रिंकलर। अब ये क्या करता है, ये पानी पूरे फील्ड में या तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरीके से, है ना, या फिर क्या करता है, ये यहाँ पे लगा होता है रोटेटरी, ये घूमेगा और पूरे चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ पानी को प्रोवाइड करेगा, ये रोटेटरी घूमता भी है, ठीक है। या फिर सिंपल यहाँ पे लगा हुआ ऐसे पानी फेंक रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन। और एक और अबर एक न्यू मेथड आया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग रेन गन मेथड। रेन गन में जो होता क्या है, मान के चलिए ये फील्ड है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है रेन गन, ये पूरे फील्ड में पानी को ऐसे फेंकेगा, ठीक है, आपने देखा भी होगा रेन गन, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको रेन गन, ये भी एक स्प्रिंकलर का ही पार्ट है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है ना, वो किस टाइप के सॉइल में अच्छा माना जाता है। तो आप याद रखिएगा अंडुलेटिंग सॉइल, जिससे मिट्टी ऐसे ऐसे है, ऊबड़ खाबड़ है, तो इसमें आप इस टाइप के इरिगेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाटर की सेविंग जो है वो 25 से 30% कर लेता है अलग क्रॉप के कंपैरिजन में। अगर आप इरिगेशन मेथड के कंपैरिजन में बात कीजिएगा तो 35 to 40% ये पानी को बचा लेता है ना। इरोजन नहीं होने देगा क्योंकि पानी आप ऊपर डाल रहे हो, है ना, लाइक एकदम रेनफॉल की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से कि ये सुटेबल है आपका कोर्स टेक्सचर सॉइल में, जैसे कि सैंडी सॉइल में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखिए आप जितना ऊपर मेथड पढ़े ना, सब में सैंडी सॉइल नहीं था, है ना, एक्सेप्ट सैंडी सॉइल पढ़ा होगा आपने। क्योंकि जैसे आप फ्लडिंग की बात करें, बॉर्डर इरिगेशन की बात करें, बेसिन की बात करें, तो वहाँ पे आप सब टाइप के सॉइल में पानी डाल रहे थे लेकिन सैंडी सॉइल में नहीं डाल रहे थे। तो आप स्प्रिंकलर के थ्रू उसमें कर सकते हो, ड्रिप के थ्रू भी आप कर सकते हो सैंडी सॉइल में, ठीक है। और मैंने बताया कि जो आपका ये होता है ना, लाइक हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट, तो उसकी तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर ये हमें बचाता है फ्रॉस्ट से, है ना, फ्रॉस्ट दैट मीन्स कि आप देखे होंगे कि फ्रॉस्ट हमारे क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता, है ना, डैमेज कर देता है। तो आप शाम के टाइम में क्या कीजिए, इसको ऑन कर दीजिएगा, तो इनके लीफ के ऊपर पानी रहेंगे तो फिर इनका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसमें आपको कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, पानी इतना ज़्यादा फील्ड में नहीं होगा कि आपको बनाना पड़ेगा ड्रेनेज, क्योंकि पानी एज अ मिस्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो आप। नो, इनकी मैं बात करूँ डिस्चार्ज रेट, तो 1000 लीटर अगर आप स्प्रिंकलर यूज़ कर रहे हो तो 1000 लीटर पर घंटा पानी की जो है वो डिस्चार्ज होती है ना। उनमें जो प्रेशर होता है वो 2.5 से लेके 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसकी प्रेशर होती है। और वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, 60% के आसपास होती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो है वो लेबर जो है वो 40 to 60% बचाता है, क्योंकि कोई लेबर की कोई टेंशन नहीं। आप ऑन कर दीजिए, अगर आप रोटेटरी लगाए हो तो पूरा घूम के पूरे फील्ड में पानी दे देगा, ठीक है। या रेन गन लगाए हो तो भी पूरा फील्ड में पानी मिल जाएगा। और ये अंडुलेटिंग टोपोग्राफी या फिर अंडुलेटिंग सॉइल में काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। और इसके साथ में आप अगर पानी के साथ साथ आप इरीगेशन फर्टिलाइजेशन मिला दोगे, जो कि फर्टिगेशन प्रोसेस होता है, तो वो भी काम आ जाएगा, क्योंकि पानी के साथ साथ उनके आपको फर्टिलाइज़र हो गया वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनमें डिसएडवांटेज क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। अगर आप पानी डाल रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो पानी को उड़ा के कहीं और ले लेगी, है ना। आपका इवेपोरेशन लॉसेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ये जो लंबे साइज के क्रॉप होते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, उसमें आप कहाँ डालेंगे स्प्रिंकलर, पॉसिबल ही नहीं है उतने हाइट तक, ठीक है। हैवी क्ले सॉइल में सूटेबल नहीं होता, है ना। पुअर, अगर वाटर की क्वालिटी पुअर हुई तो फिर ये दिक्कत करेगा, है ना। आपके जो नोजल्स होंगे उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो आपके होता क्या है कई बार कि लीफ के ऊपर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप
इसको इरिगेट कर दीजिए नाइट के टाइम पे, है ना। और जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन की स्पीड है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप ना जब कार धोते होंगे तो एक आराम से डालिए पानी मिट्टी के ऊपर, वो नहीं छूटेगी, लेकिन उसको प्रेशर से मारेंगे ना तो मिट्टी तो छूट जाएगी। तो वही बात होगी, हम यहाँ पे डालेंगे प्रेशर के साथ। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की उसको आप डिक्रीज कर दीजिए, है ना। तो आपका आगे आता है ड्रिप इरिगेशन। इसकी खोज इजराइल में की गई थी, सबसे बेस्ट मेथड आपका माना जाता है ये, है ना। और इसकी बात करें, इसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन, टप टप, है ना, उसको ये भी बोलते हैं, ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, सबसे लेटेस्ट मेथड में से एक है। और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छा होती है। ये पानी को रूट जोन में प्रोवाइड करता है, टप 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 ऐसे गिरते रहता है, ठीक है। और इसमें आप फर्टिलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हो साथ में, जैसे पानी आ रही है उसमें आप डाल दीजिए फर्टिलाइज़र, तो साथ में फर्टिलाइज़र भी मिल जाएंगे प्लांट्स को, ठीक है। ये सारे इनके कंपोनेंट है, पीवीसी होनी चाहिए, है ना, ओवरहेड टैंक होनी चाहिए, मेन लाइन होनी चाहिए, सब मेन होने चाहिए, लेटरल्स होने चाहिए, इमीटर होने चाहिए, है ना। और इसमें जो पानी की डिस्चार्ज होती है ना वो 2 से 10 लीटर पर घंटा होती है। और इनमें जो प्रेशर होता है वो 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इनमें आपको याद रखनी है कि इसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी वो सबसे ज़्यादा होती है, 90 to 95%। और ठीक है, बट इनकी डिसएडवांटेज भी है कि इसमें आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएंगे, है ना। साथ में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या कि क्योंकि आपने केवल और केवल पानी जो है वो डाल रहे हैं रूट के पास, तो इससे होता क्या है कि आप जब डालेंगे रूट के पास तो खुद सोचिए, आप यहाँ जरा ध्यान से देखिए, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये मिट्टी है ना, यहाँ पे आपने क्रॉप को लगा रखा है। अब आप यहाँ पे लगा दिए हो ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पे पानी टप टप चू रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके अकॉर्डिंग पानी जो है आपका केवल इसी एरिया तक पहुँच पाएगा। तो अब आपकी नॉर्मली केस में क्या होता है कि जो आपकी रूट होती है ना वो पानी की तलाश में पूरा फैलती है। अब जब रूट पूरा फैलेगा तो इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि रूट आपका पूरा फैल चुका है पानी की तलाश में। अब आप उस खुद सोचिए ना, पानी आप यहाँ पे इसके रूट में पानी प्रोवाइड कर ही रहे हो, तो रूट भला क्यों फैलेगा, पानी तो यहाँ उसको मिल ही जा रहा है आराम से, तो ये उतना फैलेगा नहीं। तो इनमें जो इनकरेज करने की कैपेसिटी होती है, मिट्टी को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी कम होती है। इसको जो क्रॉप आप ड्रिप इरीगेशन से लगाए हो और उसको इरीगेट कर रहे हो, तो उसको आप पकड़ के उखाड़ेंगे तो उखड़ जाएगा, क्योंकि उसकी रूट उतनी ज़्यादा फैलती नहीं है। तो पुअर आपको एनकोरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में आप देखेंगे तो ये मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जैसे कि आपका आप देखेंगे, आप इजराइल चले जाइए तो आपको मोस्टली ऐसे ही मेथड देखने को मिलेंगे जहाँ पे सैंडी सॉइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। पानी की जहाँ कमी होती है आप इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको जितने मेथड्स हैं उसको मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है। हर एक पॉइंट को अगर मैं पढ़ाता तो काफ़ी वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा चला जाता। आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इसमें आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इजी हैं, काफ़ी चिपेस्ट मेथड है। तो इस पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा और इसको थोड़ा सा आप अपने साइड से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इतना आपके लिए इनफ है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखनी है, ठीक है। आप चाहे वो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, तो इतना कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।